हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। भाई, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिक्स। और बीकॉम प्राइवेट स्टूडेंट वे भी मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। देख नहीं सकते और बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो CCS यूनिवर्सिटी ने डेट शीट निकल ली है, उनका 12 जनवरी का पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, जिनके पास स्टैटिक्स है। ठीक है। और जो बीकॉम प्राइवेट वाले स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनकी भी डेट शीट आने वाली है। तो ये सेमेस्टर जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है और बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बेनिफिट होने वाली है। इससे पहले मैंने वीडियो जो अपलोड की थी, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लाया जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और एग्जामिनर ज़्यादातर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भाई। और CCS यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन पूछेगा एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपका पहली वीडियो में करा दिया है। ये अति लघु क्वेश्चन है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। जो सेमेस्टर प्रणाली के स्टूडेंट है, उनके शुरू के 5 क्वेश्चन आएंगे, पाँचों करने होंगे। ठीक है भाई। और जो बी खंड है, उसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं। ठीक। और क्वेश्चन और खंड C आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 3 करने होंगे। कोई भी 3 करने होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन अति लघु। फिर अगला जो खंड B होगा वो लघु होगा, उन 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। अगला जो खंड होगा वो दीर्घ का होगा, यानी कि खंड C। ठीक, सेक्शन C होगा। और वो आपको 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 3 करने हैं। प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के, उसमें क्या होता है, शुरू के 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें अति लघु और लघु दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे, और उसमें यूमरिकल भी होंगे। ठीक। तो भाई 10 क्वेश्चनों में से आपको 10 के 10 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है वे। और आगे जो खंड स्टार्ट हो जाता है, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से जिसमें से आपको 4 करने होंगे। 8 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे और 8 में से 4 करने होंगे। ठीक है भाई। ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समक कभी झूठ नहीं बोलते, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है भाई। ये देखो 2012 में पूछा गया था। अब इसका जो आंसर है, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है भाई, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी और समकों के उपयोग में वृद्धि होने के साथ साथ समाज में इसके प्रति 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। कुछ व्यक्ति समंकों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती, और उनके आधार पर निकाला गया निष्कर्ष प्रामाणिक व अंतिम रूप से सत्य होता है। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था भाई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, महाक जड़त्व नियम को संक्षेप में समझाइए। ये भी 2012 में पूछा गया था। अब इसका एक्सप्लेन यानी कि आंसर चेक कर लेते हैं हम। यह नियम सांख्यिकी नियमितता नियम का उपप्रमेय है। इस नियम को बड़े समकों की स्थिरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है। ठीक है भाई। जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट है, वे इंग्लिश में इसका वो देख सकते हैं और इंग्लिश में तैयारी कर सकते हैं भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फिशर के आदर्श सूचकांक का सूत्र लिखिए। ठीक है भाई। और क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जामिनर, सूत्र भी पूछ लेता है एग्जामिनर, किसी भी चीज का सूत्र पूछ सकता है वो आपसे। तो भाई प्रोफेसर इरविन फिशर ने 134 सूचकांक सूत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात एक आदर्श सूचकांक सूत्र का प्रतिपादन किया। तो यानी कि जो हमारे प्रोफेसर इरविन फिशर है, इन्होंने कितने सूत्र इजाद किए थे? 134 सूत्र इजाद किए थे इंडेक्स से संबंधित। ठीक। पर इनमें से एक आदर्श सूचकांक है जो सबसे प्रचलित रहा है इनका, और वो ये है P01 अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 इजल मतलब भाग सिग्मा
P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 और इंटू 100। ये फॉर्मूला बहुत ही बेनिफिट है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इससे इजीली तरीके से क्वेश्चन हल हो जाता है भाई। ठीक है भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने की भाई। क्वेश्चन नंबर 16, सांख्यिकी का गणित से क्या संबंध है। ठीक है भाई, जो सांख्यिकी, देखो क्वेश्चन उस हिसाब से ले रखे हैं। आप सोच रहे होगे 13-14 क्वेश्चन के बाद 15 के बाद 16 आ गया। देखो क्वेश्चन वही ले रखे हैं जो आपके मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कुछ चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग से हटा दिए गए हैं, तो हमने उन क्वेश्चन को भी अपने इस नोट से हटा दिए है। सिर्फ वही क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांख्यिकी का गणित से क्या संबंध है। तो इसका आंसर देख लेते हैं भाई। सांख्यिकी का गणित से संबंध से आशय या अभिप्राय है कि जब दो या दो से अधिक समूहों अथवा वर्गों के मध्य गणितीय संबंध ज्ञात करना हो तो माध्य की सहायता अनिवार्य हो जाती है। गणितीय संबंध तभी व्यक्त किए जा सकते हैं जब वे माध्यों में व्यक्त किए जाए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये 2013 में पूछा गया था। दैव निर्देशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब देखो दैव निर्देशन क्या है। दैव निर्देशन विधि न्यायदर्श चयन की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्या है भाई, सर्वश्रेष्ठ विधि है न्याय दर्शन की। ठीक है, क्योंकि इस विधि में अनुसंधानकर्ता या प्रंगणक की पक्षपातपूर्ण भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। यानी कि जब ये अपना रिसर्च करते हैं तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई वो मेरा बंदा है या ये मेरा बंदा है, बिना भेदभाव के यहाँ से रिसर्च करता है बंदा। इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को यानी कि सैंपल में सम्मिलित होने पर समान अवसर प्राप्त होते हैं। न्याय दर्शन विधि में इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा व विवेक पर निर्भर न करके पूर्ण रूप से दैव या संयोग पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, इसे दैव निर्देशन रीति विधि। इस दैव निर्देशन की निम्न भी विधियां है। कौन कौन सी है। नंबर 1 लॉटरी विधि है। नंबर 2 ढोल घुमाकर। नंबर 3 व्यवस्थित दैव निर्देशन। नंबर 4 दैव संख्याओं की सारणी रीति। और नंबर 5 मिश्रित या स्तरित विधि। तो इसमें 5 विधि भी है जिनके हमने नाम आपको दे दिए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी एवं अपवर्जित श्रेणी के उदाहरण पूछ रहा है। और देखो समावेशी से संबंधित मैंने शुरू की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी आपको बताया था। अब देखो समावेशी क्या होता है। समावेशी श्रेणी से आशय कि इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और वह दूसरे वर्ग की निचली सीमा एक समान नहीं होती। इसमें यह अंतर अधिकतम 1 अंक का हो सकता है। ठीक है भाई, इस प्रकार इस विधि में एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है उससे तुरंत अगले वर्ग की निचली सीमा एक अधिक होगी। कैसे, उदाहरण दे दिया देखो भाई, 0 से 9 और 10 से 19, तो 9 और 10 का जो अंतर आएगा वो 1 आएगा। ऐसे ही 20 से 29 है तो 19 और 20 का जो अंतर है वो 1 ही आएगा। तो इस तरह इसमें अधिकतम 1 अंतर होता है भाई। अपवर्जित श्रेणी क्या होती है देख लो भाई, ये तो समावेशी श्रेणी थी। अपवर्जित श्रेणी, अपवर्जित श्रेणी से आशय कि इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। इस विधि में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर वाले पद मूल्य अगले वाले वर्ग में शामिल नहीं होते। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह अपवर्जित श्रेणी के उदाहरण हैं। ठीक है भाई, ये आपके समावेशी श्रेणी का उदाहरण है और ये आपका अपवर्जित श्रेणी का उदाहरण है जिसको हम बोलते हैं अखंडित श्रेणी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, दैव निर्देशन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, चलो भाई ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20,
कृत्रिम आधार रेखा क्या है? ठीक है भाई, कृत्रिम आधार रेखा क्या है? ये 2013 में पूछा था हमारे से। बिंदु रेखा चित्रों की रचना के लिए यह आवश्यक है कि y x का माप शून्य मूल्य बिंदु से प्रारंभ किया जाए, परंतु x अक्ष के लिए यह नियम आवश्यक नहीं है। लेकिन जब दिए गए मूल्य बहुत बड़े हो, शून्य से बहुत ऊपर हो और मूल्यों में पारस्परिक अंतर बहुत कम हो, जैसे उदाहरण 345, फिर 340, 348, 360, 356, तो y x को शून्य से आरंभ करने में कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, 3 कठिनाई आती है। कितनी भाई? ये 3 कठिनाई है भाई। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं भाई। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई? 3 कठिनाइयाँ आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21, सांख्यिकी समक संख्यात्मक तथ्य है, किंतु कभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समक नहीं है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसका आंसर हम देख लेते हैं भाई। एकत्र किए गए आंकड़ों को तभी समक कहा जा सकता है जबकि वे एक दूसरे से संबंधित हो। यदि एकत्र किए गए आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता तो ऐसे आंकड़े केवल संख्याओं का ढेर मात्र ही होंगे, समक नहीं होंगे। ठीक है भाई, उदाहरण ए की मासिक आय 300 रुपये है और बी का वजन 60 किलोग्राम है और सी की लंबाई 2 मीटर है। संख्याएं अवश्य पर समक नहीं है, यानी कि इन्होंने आंकड़े इकट्ठे नहीं किए। ठीक, आंकड़े कैसे हो? नुको भाई आंकड़े होते हैं, नुको फलाने नुको भाई महासी बारिश होने वाली है, ठीक, या वहाँ बाढ़ आने वाली है, तो इस तरह के आंकड़े इकट्ठे होते हैं। तो ये आंकड़े तो नहीं है, संख्याएं जरूर है पर आंकड़े नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, सहसंबंध ज्ञात करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? ठीक है भाई, जो सहसंबंध ज्ञात करने की यानी जो कोरिलेशन है उसकी कितनी विधियां है, ठीक है, उनके नाम है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर है सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख रीतियां या विधियां निम्नलिखित है। अब 2 भागों में ये बटी हुई है। ए भाग में बिंदु रेखा है और बी भाग में गणितीय रेखा है या गणितीय विधियां है। तो जो बिंदु विधियां है इसमें ए में विक्षेप चित्र और बिंदु रेखा चित्र, यानी कि इसमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। इसमें जैसे इस तरह के, ठीक है भाई, इसमें इस तरह के विक्षेत्र चित्र के माध्यम से समझाया गया है इस तरह नु। इसमें बिंदु रेखा के आधार पर समझाया गया नु इस तरह। ठीक है भाई, और ये फिर हमारे पास है गणितीय विधि। और देखो ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से वो एक थ्योरी भी पूछता है और एक आपका 15 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, 3 विधि है ये इंपॉर्टेंट। इन तीनों विधि में से कोई सी भी विधि पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे कोलप्रिएशन का सहसंबंध गुणांक इंपॉर्टेंट है। स्पीयर मैन की श्रेणी का अंतर्विधि ये भी इंपॉर्टेंट है। जो समांगी विचलन है इस पर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, पर ये 2 जो विधियां है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो स्पीयरमैन पर पूछेगा या कोलप्रिएशन पर पूछेगा। इन 2 विधियों में से आपका एक 15 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आपकी देखो 12 जनवरी को पेपर है, शायद उस समय तक मैं आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा उन पूरे क्वेश्चन की तैयारी, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन आपकी वीडियो आती रहेगी। और भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, जो वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी या मां सागुन यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, मिला लीजिए, सारे क्वेश्चन वही है और यहीं से क्वेश्चन वो पूछेगा आपके, बार बार पूछेगा क्वेश्चन, घुमा फिरा के पूछेगा आपको, थ्योरी में यहीं से क्वेश्चन वो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 25, फिशर आदर्श निर्देशांक क्या है, इसे आदर्श क्यों कहा जाता है? ठीक है भाई, अब देखो इसमें हमें सूत्र भी दे दिया हमने और इसकी थ्योरी। फिशर आदर्श निर्देशांक सूचकांक
भारांकन की इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था भाई? फिशर ने किया था। और इससे पहले एक क्वेश्चन अभी आया था, तो उसमें उसने 134 सूत्रों का प्रयोग करके जब एक आदर्श सूचकांक इसने सूत्र का प्रयोग किया है। 134 सूत्र तैयार करने के बाद उसे लगा कि नहीं, इनमें मज़ा नहीं आया, इसने इसलिए इस सूत्र को ज़्यादा तवज्जो दी है। ठीक है भाई, इसलिए इसे फिशर की विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार आधार वर्ष तथा चालू वर्ष की मात्राओं के आधार पर भार देकर दो निर्देशांक निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाल लिया जाता है। फिशर विधि से निर्मित सूचकांक से आदर्श सूचकांक माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना से आधार वर्ष तथा चालू वर्ष दोनों की मात्रा को ही शामिल किया गया है। ये इसका सूत्र है भाई। ठीक है, फिशर ने जांच के लिए आदर्श निर्देशांक के 3 परीक्षण किए। कितने परीक्षण किए भाई? 3। इसमें पूछा ना भी कि इसको क्यों आदर्श माना गया, यानी कि जो यो फॉर्मूला है इसको ही क्यों आदर्श माना गया है। अब देखो भाई, फिशर ने कितनी भाई विधि करी भाई? 3 परीक्षण किए थे। कितने? 3 परीक्षण। पहला समय उत्क्राम्यता, दूसरा तत्व उत्क्राम्यता और तीसरा चक्रीय परीक्षण की सलाह दी है। इसमें 2 ही परीक्षण, प्रथम परीक्षण सफल हो, यानी कि पहली और दूसरी, ये 2 विधि या 2 परीक्षण इसके ज़्यादा सफल हुए, इसलिए इसे आदर्श सूचकांक कहा जाता है। ठीक है भाई, ये 3 परीक्षण करे थे, 3 परीक्षण में से 2 परीक्षण इसके मतलब बेहतरीन हुए हैं, तो इसलिए इसने 2 परीक्षणों को आदर्श सूचकांक के रूप में इसने मानना है भाई। चलो ये तो हो गया था भाई, ये भी हो गया, बस ये लास्ट क्वेश्चन था भाई। यहाँ से आने वाली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, आपका इन वीडियो से यानी कि ये जो नोट्स मैंने आपको बनाए हैं, ठीक है, तो ये इनसे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है भाई, छोटी छोटी वीडियो है। ठीक है, 17 मिनट की वीडियो है, इससे ज़्यादा भी वीडियो आप पहले भी ऐसी है 17-18 मिनट की, तो 17-18 मिनट में कुछ नहीं जानेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरी इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में। जिसने बुक या नोट्स नहीं लिए अब तक, इनसे काम चल जाएगा, आपकी दूसरे तीसरे दिन वीडियो डेली अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू।